Student. Good morning, sir. Today we are going to learn subject science. Unit first, living world and the classification of microbes. सजीव सृष्टि और सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण. Unit first, living world and the classification of microbes. So topic that we are covering today, what is the hierarchy of the classification of living organisms. सजीवों के सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? एंड हु इन्वेंटेड द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर. ये द्विमात्र पद्धति, इसका आविष्कार किसने किया? विच लेवल ऑफ द इंग्लिश आर कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. मतलब कि जो पदानुक्रम है इसमें हम कौन सी पद्धति का यहाँ पे उपयोग करते हैं. तो ये जस्ट रिकॉल है, थोड़ा याद करिए उसमें. And now the biodiversity and the needs of classification. जैव विविधता and उसके वर्गीकरण की हमको क्या आवश्यकता है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे. So just last year we have learned about the living organism according to their adaptation, geographical region and according to their food ingestion and according to their differences. पिछली कक्षा में हमने सजीवों को जो है उनके अनुकूलन के हिसाब से पढ़ा है. फर्स्ट चैप्टर ही था एडेप्टेशन. उनके जो भोजन है उनके हिसाब से हमने उनके अनुकूलन के बारे में पढ़ा था. उनकी सुरक्षा के हिसाब से हमने अनुकूलन के बारे में पढ़ा था. बट हियर द बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 की जनगणना. सबको पता है जनगणना हर 10 साल में होती है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अराउंड 87 स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड द सी. 2011 की जनगणना के अनुसार लैंड एंड द सी मतलब कि पृथ्वी पे और समुद्र के इसमें 87 मिलियन 87 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए. बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा संख्या में. To study such a vast number, it was essential to divide them into groups and subgroups. इतने ज्यादा नंबर में है इसलिए उनको समूह में और उपसमूह में रखे जाने की जरूरत है. तभी हम उनको उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं. This process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification. और ये जो उनको डिवाइड करने की है, उनको समूह में रखने की, समूह और उपसमूह में रखने की जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि जैव वर्गीकरण कहा जाता है. सो थोड़ा हम पास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं. यहाँ पे 19 जो है 1969 में इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. और जो 5 ग्रुप में जो डिवाइड किया था वो थे रॉबर्ट हार्डिंग विटकर जिन्होंने इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था. बट बिफोर दैट कार्ल लिनियर 1735 जिन्होंने इसको कितने ग्रुप में रखा था? 3 ग्रुप में रखा था. जो 1735 में कार्ल लिनियस ने इसको 2 ग्रुप्स में रखा था. एक था वेजिटेबलिया एंड द एनिमलिया. उसके बाद में 1866 में कौन आया था? हैकल आया था जिन्होंने इसको 3 ग्रुप में रखा था. प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल. एंड आफ्टर दैट चैटन आया, उन्होंने इसको जो है 2 ग्रुप्स में रखा था, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एंड आफ्टर दैट कोपलैंड आया जिन्होंने सजीवों को कितने ग्रुप्स में बांटा? 4 ग्रुप्स में. वो कौन से ग्रुप्स थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल. एंड आफ्टर दैट 1969 में रॉबर्ट विटकर जिन्होंने
सजीवों को, ऑर्गेनिज्मों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ओके दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सबग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो विटकर ने उनको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सजीव के जटिलता के अनुसार, उसके बाद में उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड लास्ट में जो डिवाइड किया था वो था फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें उन्होंने डिवाइड किया था। तो कोशिकाओं की जटिलता, सजीवों की जो थी वो जटिलता, उसके बाद में उन्होंने उनके भोजन के हिसाब से, उनके जीवन शैली के हिसाब से, और लास्ट में जो था वो उनके वंशावली संबंध, जिसको फिलोजेनिकल रिलेशनशिप के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था। सो हियर यहाँ पे जो दिख रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको ऑर्गेनिज्म, सजीव, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स को हम कहते हैं आदि केंद्रीय, इट इज वेरी टीनी सिंपल सेल्स, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो ऑर्गेनिज्म। एंड यूकैरियोटिक इसको हम दृश्य केंद्रीय बोलते हैं, इट इज लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स सेल, हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑर्गन सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स मोनेरा ग्रुप है, इसमें बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक्स इसमें सेल वॉल, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक में स्वयं पोषी होते हैं, जिसमें मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सो सेल वॉल, ये इसमें यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय सजीव होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी जो है वनस्पति ग्रुप का इसमें समावेश होता है, एंड द मल्टीसेल्युलर। तो सेल वॉल में ऑटोट्रॉफ, जिसको हम स्वयं पोषी कहते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, सूर्य प्रकाश की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट है, मॉस फर्न है, हेटेरोट्रॉफिक जो परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना नहीं सकते। Can't make their one food, must eat other organism, और ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इस ग्रुप के जो भी है वो दूसरों के ग्रुप डिपेंड रहते हैं। So heterotroph can't make their one food, must eat other organism। इस ग्रुप में फंगी, नो सेल वॉल, यूनिसेल्युलर होते हैं, जिसमें मतलब कि बहुकोषीय होते हैं, बहुकोशिकीय, इसमें एक से ज्यादा कोशिकीय होते हैं। तो प्रोटिस्टा, जिसमें अमेबिया है, अल्गिनी ग्रुप है, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय में, मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीयों में एनिमल्स, इंसेक्ट, फिश। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। सो फर्स्ट ग्रुप इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स। These are. Now we will find out something here. Kingdom 1, Monera. Start. So classification of organism. First is Kingdom Monera. That is called the characteristic. Before characteristic, हम यहाँ पे एक प्रयोग दे सकते हैं। We will take we can take a drop of curd on the glass and we can observe by the help of microscope. So we will find out some little organism. एक प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो छाछ है, दही के एक बूंद एक काट पट्टी पे रखकर उसको हम माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, उसकी सहायता से जब देखेंगे वहाँ पे हमको कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया जैसे हमको दिखेंगे। सबको पता है कि कर्ड जो है उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं,
लैक्टोबैसिलस। तो इस ग्रुप में हम इस तरह से जो है बैक्टीरिया उसके बारे में यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा ग्रुप, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर, मतलब कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। इस ग्रुप में जो होते हैं वो स्वयंपोषी, परपोषी होते हैं। These are the prokaryotic cells without distinct nucleus of the same organism। और ये जो होते हैं ये आदि केंद्र की ग्रुप में पाए जाते हैं। So this is the kingdom Monera। And next okay, classification. Now here observation according to Robert Harding Whittaker, he born on the 1920 and died on in the 1980. Was an American ecologist. In 1969 he divided living organism into 5 groups. और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, complexity of the organism, mode of nutrition, lifestyle and the phylogenetic relationship। सजीवों की जटिलता के हिसाब से, ठीक है, कोशिकाओं की जटिलता के हिसाब से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके पोषण, अन्न पोषण के हिसाब से उनको डिवाइड किया था, लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली के बारे में, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वंशावली जो संबंध है, उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था। Now here classification of microbes, सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। Among the living organisms, microorganisms are largest in number, hence they are classified as follows। तो जो भी सूक्ष्मजीव है, they are in the vast number, बहुत ज्यादा संख्या में इस लैंड में, इस सी में है। तो उनको जो है इस तरह से उनको डिवाइड किया गया था। माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक्स प्रोटोजोआ, फंगी, अल्गी। दिस इज सूक्ष्मजीवों को उनको वर्गीकरण किया। लेकिन बिफोर दैट, इसके पहले हम जो 5 ग्रुप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें हम सजीवों के वर्गीकरण के बारे में जो फर्स्ट है, हमने यहाँ पे मोनेरा को डिटेल्स में देखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोटिस्टा। ओके, तो प्रोटिस्टा जो है किंगडम प्रोटिस्टा। Protista are single celled organism with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. They have pseudopodia or hair-like cilia or whip-like flagella for the locomotion। इस ग्रुप में ऑटोट्रॉप्स है, ये परपोषी होते हैं। इसमें यूग्लेना, वोलोप, कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट, हेटेरोट्रॉप्स, अमीबिया एंड पैरामीशियम। इसका अगर प्रयोग देखना है तो वी कैन टेक अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। किसी तालाब से या किसी एक मतलब पानी जो होता है मटमैला पानी होना चाहिए, वहाँ से एक ड्रॉप ले सकते हैं। उसको फिर हम माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, उसकी सहायता से हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे लैब में, तब हमको कुछ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जो बैक्टीरिया कुछ ऑर्गेनिज्म दिखेंगे वो होते हैं अमीबिया ग्रुप में। ओके, तो इस ग्रुप में जो होते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप में यूग्लेना, वोलोप, कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट, अमीबिया, पैरामीशियम, ये होते हैं। यहाँ पे आपको देखो ये पैरामीशियम, इसका आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा है जिसमें पेलिकन, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैगियम, आइसपॉड एंड द कॉन्टैक्टिंग सल्फर। ये सारा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। And the next group is fungi। Okay? Next group is fungi। इसको हम बोलते हैं कवक। So did you observe this anywhere? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? Yes sir। हाँ सर। कहाँ पे देखा है? गाँव में। Okay। हाँ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ग्रुप, एक जो फंगी होते हैं, एक छोटा सा प्रयोग है इसमें आप कर सकते हो। जैसे डबल रोटी होती है, अगर उसको हम ज्यादा दिन तक जैसे किसी बंद डब्बे में रखेंगे, उस पे क्या जम जाता है? सफेद कलर की जो होती है
कुछ फंगिस वहाँ पे जम जाती है। सो टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ द ब्रेड, और जो रोटी होती है उसका एक छोटा टुकड़ा तुम ले सकते हो। आफ्टर 2-3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक कर्ड इज फॉर ग्रोइंग ऑन। उसके ऊपर में देखो तुमको एक कपास के जैसे, रुई के जैसे सफेद सफेद तुमको दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो प्रयोग है वो तुम कर सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फंगी, these are the non-green eukaryotic heterotrophic organisms. Most of them are the saprotrophs. They feed upon decaying organic matter. Their cell wall is made up of the tough and the complex sugar called the chitin. So ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप में होते हैं, and these are the multicellular. Okay, these are the multicellular group. Okay, so we have covered here Monera, Protista, fungi, and after that now algae. Classification of microorganism, eukaryotics, algae size. Here is the size given, and they are the aquatic, eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the wall. ये जो ग्रुप होता है algae, इसको हम बोल सकते हैं ये यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय, इसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्वयं कोशिकीय इसमें क्रिया होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोटा एंड द प्लानोडेना, ये इस ग्रुप में होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे हम जो है सूक्ष्मजीवों उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सूक्ष्मजीवों को जो है टू ग्रुप्स है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक। आदि केंद्रीय में बैक्टीरिया रखा गया है, एंड द यूकैरियोटिक जिसको हम दृश्य केंद्रीय बोलते हैं, उसमें प्रोटोजोआ, फंगी एंड अलगे। तो बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। वी विल फाइंड आउट द सम न्यू थिंग्स इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ पता है? इसको हम कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु। इनका साइज देखो 1 mm to 10 mm यहाँ पे दिखाया गया है। यूनिसेल्युलर होते हैं ये, एक कोशिकीय होते हैं, इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म colonies. Bacterial cell is prokaryotic with the cell wall but distinct nucleus of cell organism are absent. तो यहाँ पे जो जीवाणु होता है इसमें प्रोकैरियोटिक, इसके जो जीवाणु की जो केंद्रिका होती है वो आदि केंद्रिकी होती है, but distinct nucleus of cell organism are absent. इसमें जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो absent होते हैं। They reproduce by simple binary fission, द्विभाजन पद्धति से मतलब ये तैयार होते हैं। In favorable condition, bacteria grow vigorously and can double this number in 20 minutes. मतलब कि 20 मिनट में ही है ये अपनी संख्या से कई गुना ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में से कहाँ होते हैं? मान लो अगर आपने भोजन खुला छोड़ दिया या खाने की कुछ चीजें खुली छोड़ दी तो उस पे क्या होगा? बैक्टीरिया ना, इसलिए हमेशा जो भोजन को ढका जाता है। तो इससे बचने के लिए हम भोजन को रखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, जिसको हम कहेंगे डिटेल्स आ गया। ये पैरामीशियम है, उसका पिक्चर आपको यहाँ पे शो होगा। तो पैरामीशियम
प्रोटोजोआ फाउंड इन सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है? सॉइल, मिट्टी, फ्रेश वाटर एंड द सी वाटर. Some are found in the body of other organisms are the pathogenic. Keep quiet. Protozoa are found in soil, fresh water and the sea water. मिट्टी में व पानी में ये पाए जाते हैं. Some are found in the body of अन्य जो है सजीव उनके भी ये बॉडी में पाया जाता है. These are the unicellular organisms with the eukaryotic cell. ये एक कोशिकीय होते हैं और ये जो होता है दृश्य केंद्रीय की जो कोशिकाएं होती हैं. There is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoa. Their organisms are reproduced by simple cell division. और ये जो होते हैं वो सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस होते हैं. After that, protozoa. Okay. This is fungi group. इसको हम कवक कहते हैं. These are found on decaying organic मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल. जो भी मृत शरीर है, मरे हुए जो पौधे हैं या एनिमल्स है, जो जानवर है, प्राणी है, उनके बॉडी पर ये पाए जाते हैं फंगी. अगर कभी मरे हुए, जैसे मान लो तुमने चूहा देखा हो, चूहे के ऊपर या बिल्ली के ऊपर या जो भी छोटे छोटे जानवर है, वहां पे दुर्गंध तो उसकी आएगी, लेकिन वहां पे आपको ये फंगी है, ये सारा उन एनिमल्स के ऊपर या जो बहुत दिनों से मान लो कि पौधे सड़े हुए हो, वहाँ पे आपको फंगी दिख सकते हैं. These are found on decaying organic matter and dead bodies of the plants and animals. These are eukaryotic organisms. इसको हम जो है आदि केंद्रीय की प्राणियों जो है ऑर्गेनिज्म सजीव ग्रुप में आते हैं. Some are unicellular and others are visible with the naked eye. ये जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और इनको आंखों से देखा जा सकता है. Visible with the naked eye. Saprotropic absorb their food from decaying organic matter. They reproduce. इनका जो उत्पादन होता है reproduce sexually and the asexually by cell division or budding. So plasmodium, ये डायग्राम है, आप इसको समझ सकते हो. And the last group is virus. वायरस के बारे में जानते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? विषाणु. क्या कहते हैं इसको? विषाणु. ये जो होते हैं, इसमें एक सिंपल थिंग्स मैं यहाँ पे बताता हूँ तुमको कि वायरस जो होते हैं ये जीवाणु से कई गुना छोटे होते हैं. कई गुना, 100 गुना, मतलब कि 10 से 100 गुना उससे छोटे होते हैं और ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. इसको देखने के लिए क्या लगेगा? जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं. Okay, so viruses are extremely they are 10 to 100 times smaller than the bacteria. यहाँ पे देखो 10 से 100 गुना बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. Can be seen only with the electronic microscope. और इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है. They are found in the form of independent particles. Virus is a long molecule of DNA, जिसको deoxyribonucleic acid and the RNA, ribonucleic acid, covered by a protein coat. Virus cause many disease plants and animals. इसमें सिंपल थिंग है कि जो भी वायरस है उसके कारण से हम बोले इंसान या प्राणी है वो बीमार गिरते हैं. समझ में आ गया? So they are found in the form of independent particles. स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र कण के रूप में वो पाए जाते हैं. वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल वायरस, विषाणु, वायरस are extremely small. They are 10 to 100 times smaller than the bacteria. जीवाणु से 10 से 100 गुना ये छोटे होते हैं. And it can be seen only with the help of electronic microscope. सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से सिर्फ इसको देख सकते हैं. They are found in the form of independent particles. Independent particles. Virus is a long molecule of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. And RNA.
राइबोन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट जो होता है उससे वायरस कॉज मेनी डिसीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल वायरस जो होते हैं हम इंसान में वायरस से आपको मतलब कौन कौन सी बीमारियां डिसीज हो सकते हैं? बुखार पोलियो 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 होता है, डेंगू कभी किसी मलेरिया बच्चे को अच्छा पोलियो का डोज दिया जाता है। पोलियो लेटेस्ट कौन सा था? कोरोना ये वायरस था। कोविड-19 ओके अभी कोविड-19 कोविड-19 1.5 करोड़ की उसमें होने वाले जो डिसीज है वायरस से उसमें है पोलियो है, कोविड-19 से एटलीस्ट 1.5 करोड़ की आदमी HIV है। ये जो है ये सारे वायरस इन्फेक्टेड है, ठीक है। उसी प्रकार से एनिमल्स में कौन कौन से होते वायरस? एनिमल्स में ठीक है, एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स में चिकानो वायरस जो प्लांट है, प्लांट में वायरस कौन से जिसके कारण की डिसीज हो सकते हैं, प्लांट इन्फेक्टेड होते हैं। वहां पे दिया गया देखो फंगी हाँ टोमेटो जिसमें विल्ट वायरस एंड द टोबैको मोसिक वायरस होते हैं। ओके सो दिस इज द वी हैव लर्न समथिंग अबाउट द वायरस। So today we have covered biodiversity and the needs of classification. Classification रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर उन्होंने इसको they have divided into 5 groups: complexity of the cell structure, complexity of the organism, mode of nutrition, lifestyle and philosophical relation. It is very important, very interesting topic. Okay, this is the classification of system, organism, prokaryotic, eukaryotic, prokaryotic, unicellular, monera, eukaryotic, unicellular, protista and multicellular, plants, fungi and animalia. This is the classification of organism. Okay, after that the monera group. Here the characteristic of all the organisms are unicellular. They may be autotrophic or heterotrophic. These are the prokaryotic cells without distinct nuclear on the same organelles. Protista group. Classification of microbes, bacteria, protozoa, fungi and algae. So bacteria are here unicellular, independent, parasitic organism. Sometimes many bacteria together from colonies. Second is protozoa, fungi, algae, virus. And now, the end of the question, you have to solve all the writing work in the notebook. End of the question, collect pictures and characteristics of the different microbes. Prepare a chart. चार्ट से तुमको यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है, उन सूक्ष्मजीवों के चित्रों का संग्रह करना है and characteristics of different microbes. एक चार्ट बनाना है. Discuss the various of Whittaker's method of classification. व्हिटकर का जो मेथड है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, उसके बारे में तुमको यहाँ पे पढ़ना है. यहाँ पे देखो उन्होंने here
Whitaker was an American ecologist. He divided living organisms into 5 groups. Complexity of the cell structure, complexity of the organism, mode of nutrition, lifestyle, phylogenetic relationship. So we have covered the living world and the classification of microbes. This is very interesting units. ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर उसको और अच्छी तरह से समझना है और सारा भी जो राइटिंग वर्क है यहाँ पे तुमको करना है. ये आपको हमेशा आगे इसका नॉलेज जो है जैसे आप 9th क्लास में 10th में जाओगे 11th 12th बाद में जो भी आप स्टडी करोगे उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So thank you. Best of luck. Thank you, sir.